हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट लेक्चर है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कॉम्बिनेशंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं एनपीआर का यूज नहीं करता हूँ, केवल एनसीआर का यूज करता हूँ, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एनसीआर क्या है आपको थोड़ी देर में चल जाएगा। ठीक है, अब हम एनपीआर, इस लेक्चर के बाद कभी आप एनपीआर का यूज नहीं करोगे। राइट, तो कॉम्बिनेशन होता क्या है सबसे पहले वो देखो। देखो कॉम्बिनेशन क्या है, लेट्स से ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं, पांच ले लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि इनमें से तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट, सेलेक्ट वर्ड पे ध्यान देना। सेलेक्ट, सिलेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए बी सी मान लेते हैं बोलो, ये आपने उठाए और यहाँ रख दिए, बस खत्म। ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब 15 प्लेयर की टीम होती है इंडियन क्रिकेट में, तो उसमें से वो 11 प्लेयर सिलेक्ट करते हैं बस। दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, दैट इज सिलेक्शन, दैट इज सिलेक्शन। और अगर मैं बोलूं सिलेक्शन के बाद क्या होता है, तो जनरली क्वेश्चन में सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट होता है। तो इसमें से चार में पांच में से मैंने तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर उनको अरेंज किया। राइट, फिर इनको अरेंजमेंट किया, तो इनको तीन को अरेंज करने का इतने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम वे में 15 प्लेयर सिलेक्ट किए, 15 में से सॉरी 11 प्लेयर सिलेक्ट किए, फिर उनको अरेंज करेंगे। अरेंज मतलब वो किस ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए जाएंगे, ये अरेंजमेंट ही तो है। वो किस ऑर्डर में बैटिंग करने जाएंगे, डेट इज अरेंजमेंट। तो एनसीआर सिलेक्शन के लिए यूज होता है। एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन, काफी बच्चों को पता ही होगा ये, फिर मैं आगे बताऊंगा। एनपीआर सिलेक्शन प्लस कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, तो मैं मिलके बने वाली चीजों को यूज नहीं करूंगा, अलग अलग यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने समझा कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इज जस्ट ए सिलेक्शन, कि आपने तीन ऑब्जेक्ट उठा लिए, अरेंज वरेंज नहीं करी, सिलेक्ट कर लिए। क्लियर, 15 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि 15 प्लेयर सिलेक्ट करना भी तो सिलेक्शन ही है ना। 15 प्लेयर सिलेक्ट करना ऑल इंडिया में से, एक सिलेक्शन। 15 में से फिर क्या सिलेक्ट करना, दूसरा सिलेक्शन। फिर उनको अरेंज करना बैटिंग के लिए। क्लियर, तो दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। और एक बेसिक अंतर समझो कि जब मैंने ए बी सी सिलेक्ट किए थे, मैं सी बी ए लिखूं या बी ए सी लिखूं, ये कॉम सिलेक्शन में ये एक ही काउंट होता है। सिलेक्शन में मैं ऑर्डर नहीं देखता, सिलेक्शन में मैं क्या नहीं देखता, ऑर्डर नहीं देखता कि किस तरह रखे हुए हैं। मैं बस ये देखता हूँ कि ये तीन ही ऑब्जेक्ट हैं क्या। तो अगर मैं ए बी सी को एक सिलेक्शन बोलूंगा, तो दूसरा सिलेक्शन मेरा बी सी डी होगा। राइट, ये पहला सिलेक्शन है, दूसरा सिलेक्शन है। सी बी ए थर्ड सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें तीनों में सेम ऑब्जेक्ट है। राइट, इसमें और इसमें तीनों में क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है। और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक स्लाइड और ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सपोज करो ये 6 लेटर है आपके पास। ठीक है, कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन, फिर से मैंने एक बस तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला, तो ए बी सी। किसी ने सी बी ए सिलेक्ट किया, तो वो एक ही चीज है यार, ए बी सी सिलेक्ट करूँ या सी बी ए। अगर किसी ने ए बी सी उठाया या सी बी ए उठाया, एक ही बात है ना। अगर किसी ने डी ई सी उठाया या सी ई डी उठाया, वो एक ही बात है। तो ये एक ही कलेक्शन में काउंट, एक ही सिलेक्शन में काउंट होगा, ये भी एक ही सिलेक्शन में काउंट होगा। राइट, लेकिन डी ई एफ डिफरेंट सिलेक्शन है। ठीक है, सी डी ई डिफरेंट सिलेक्शन है या नहीं, नहीं है, क्योंकि वो इससे मैच कर रहा है।
ठीक है, एक ही बात। तो ये एक ही आंसर है, ये एक अलग आंसर है, ये एक अलग आंसर है। क्लियर? तो सिलेक्शन का मतलब समझ में आ गया, सेलेक्ट करना। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, इस तरह से। ठीक है ना? आपको तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई देने चाहिए। दैट इज सिलेक्शन। अरेंजमेंट उसके बाद। ओके। अब सिलेक्शन में एक बहुत प्यारी थ्योरम है ये वाली। ओके। सॉरी। तो ये थ्योरम के कारण हम यूज नहीं करते एनपीआर, इसी थ्योरम के कारण। क्यों? एनपीआर क्या कह रहा है कि एनपीआर ये कह रहा है कि मैं एनसीआर और आर फैक्टोरियल के बराबर हूं। इसका अगर मैं देसी लैंग्वेज में मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है, एनसीआर का मतलब क्या है? सिलेक्शन। मतलब एन में से मैंने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मल्टीप्लाई। आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि मैंने आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर दिए। तो सेलेक्ट के बाद अरेंज हो गया। तो वही एनपीआर करता है। मैंने अभी बताया आपको कि एनपीआर क्या करता है। एनपीआर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, उसी को ब्रेक करके लिखा गया है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। एनसीआर से सिलेक्ट करो, आर फैक्टोरियल से अरेंज करो। इसी इसी थ्योरम के कारण हम एनपीआर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन है। तो एनपीआर क्यों यूज करना, मैं एनसीआर यूज करूंगा। राइट? उससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती है। अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होती है कि पहले हमने सेलेक्ट किए फिर अरेंज कर दिए। क्लियर है? ओके। अच्छा, इस थ्योरम को इस तरीके से भी आप सॉरी, इस थ्योरम को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, एनपीआर लिखा था। सो एनसीआर एनपीआर आर फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं लिखने के लिए कि हमने आर फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया। सेम लॉजिक जो हमने वहां पे बताया है, जहां पे पी ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, कि हमने आर फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि हम उनका अरेंजमेंट खत्म कर रहे हैं। राइट? जैसे अरेंजमेंट क्या होगा, ए बी सी, सी बी ए, है ना? ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ए सी बी। तो इनको मैंने डिवाइड कर दिया आर फैक्टोरियल से, ताकि मुझे ए बी सी ही मिले। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो करके देख लेना। ये भी एक तरीका है याद करने का। ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका वही है, एनसीआर इज सिलेक्शन और आर फैक्टोरियल इज अरेंजमेंट। सेलेक्ट करो, अरेंज करो, सेलेक्ट करो, अरेंज करो, ऐसे याद करो। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। जो मैंने स्टार लगाया था, अभी डिस्कस किया, उस पर आप थोड़ा डीप डाइव करना। मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा उस पर। सो एनपीआर क्यों यूज नहीं करते, मैंने बता दिया कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इज द सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। वो एनपीआर के बराबर होता है। उसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। हम देख लेंगे थ्योरम 5 का प्रूफ। ओके, थ्योरम 5 क्या कह रही है? थ्योरम 5 कुछ नहीं कह रही। एनपीआर आपको पता है ऑलरेडी, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। राइट? ठीक है। और एनसीआर क्या होता है, अभी मैंने बताया, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। तो ये थ्योरम 5 का प्रूफ हो गया। राइट? थ्योरम 5 का प्रूफ हो गया। कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, देखो। NC01 होता है, यानी कि n में से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। NC0 का मतलब क्या है? n में से एक भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन नथिंग एट ऑल इज कंसिडर्ड टू बी 1। वो वही कह रहा है, n में से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, उसका एक ही तरीका है 1। ठीक है। ओके, ये रिपीट हो गया मेरे से, पॉइंट हो गया, इसको इग्नोर करो। दैट इज बाय मिस्टेक रिपीटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका, ये वाला पॉइंट है। इसको इस तरह समझो, इसको इस तरह से याद करो। देखो,
एन में से आर ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूं या फिर एन में से एन माइनस आर को ना सेलेक्ट करूं, वो एक ही बात है। ठीक है ना? एन में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं या एन में से एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दूं। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में होता है कि 15 में से 11 सिलेक्ट करने हैं इंस्टेड ऑफ दिस। मतलब मैं दो तरीके से अप्रोच सोच सकता हूँ ना कि 15 में से 11 सिलेक्ट कर लिए, 15 में से 11 सिलेक्ट कर लिए, या फिर 15 में से 4 सेलेक्ट नहीं किए। एक ही बात है ना। अगर मुझे 15 से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या करोगे? तो 11 सेलेक्ट कर लो या 4 को भगा दो, हटा दो, रिमूव कर दो, सेलेक्ट मत करो, कोई भी वीडियो कर लो, तो वो दोनों बराबर हो गए। तो वही वो कह रहा है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। क्लियर है? ओके। ये पांचों पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको याद रखना। इसलिए इस पांचों पॉइंट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो दो ही केस होंगे, या तो ए इज इक्वल टू बी होगा या फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। एन इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, राइट? ये दो ही केस पॉसिबल होंगे जब ये वाली इक्वलिटी होल्ड करेगी, राइट? और कुछ कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, राइट? फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्रिकेट टीम से याद रखना उसको, 15 में से 11 सिलेक्ट करो या 15 में से 4 को सिलेक्ट मत करो, एक ही बात है। थ्योरम 5 का प्रूफ नॉर्मल है, एनपीआर का फॉर्मूला पता है आपको। थ्योरम 4 क्या कह रही है वो भी आपको पता है कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर, वहीं से डेरिवेशन हो जाएगा एनसीआर का। एनसी जीरो को इक्वल टू 1 होता है, एनसी एन भी 1 होता है। एक चीज और याद रखो, एनसी एन भी 1 ही होता है। एन, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। हाँ, एन सी एन भी 1 ही होता है। मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 के 10 सिलेक्ट कर लिए, तो एक ही तरीका है। मतलब तुमने क्या करा, सपोज करो 15 की जगह 11 ही प्लेयर हैं टीम में, मेरे पास 4 इंजर्ड हैं, उनको सिलेक्ट नहीं कर सकता मैं, तो 11 ही प्लेयर है। तो 11 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? एक ही है कि 11 को आपने बोला सबके सब मैदान पे आ जाओ, एक ही तरीका है। ठीक है, तो एनसीएन भी इसी लॉजिक की वजह से 1 होता है। एनसी जीरो 1 होता है क्योंकि एन में से आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, वो एक ही तरीके की सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज वन वे। ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन की थ्योरी थी जिसमें थ्योरम 4 एंड थ्योरम 5, ठीक है, एनसीआर एनपीआर का कॉम्बिनेशन रिलेशन था उनमें। एक ये चीज और है, ये आप देख सकते हो एक बार, ये थ्योरम 6 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसका सिलेक्शन से मतलब मैं इसका कोई लॉजिक नहीं दे पाऊंगा कि जैसे मैं क्रिकेट का अभी तक दे रहा था उस तरह से इसको याद नहीं कर सकते, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल है। इसका फॉर्मूला खोल दो, इसका फॉर्मूला खोल दो, एलसीएम वेलसीएम लो, सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे देख लो, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। एनसीआर को ये लिख दिया जो फॉर्मूला था हमारा, एन सी आर माइनस वन को भी ये लिख दिया, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। तो प्लस वन हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मैं आपको याद कर दूँ कि प्लस वन हुआ है, यहाँ पे याद रखना। फिर वही किया, वही लॉजिक कि n प्लस वन में से एक फैक्टोरियल कम कर दिया तो n माइनस आर फैक्टोरियल मिला। ठीक है, n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल में से इसमें से एक कम किया, n माइनस आर फैक्टोरियल मिलेगा। वो क्यों किया? ताकि ये दोनों मैच कर जाए। तो इसको कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा था, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से आर फैक्टोरियल को आर माइनस वन फैक्टोरियल किया था इसलिए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये बता, इनको एलसीएम ले लो, काट पीट दो, डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको याद कर लेना। इसको याद, इसमें याद करते हुए एक चीज याद रखनी है आपको कि ऊपर एन सेम रहेंगे, ऊपर पावर, ऊपर जो एन है ये दोनों सेम रहेंगे, राइट? और ये दोनों यहाँ पे जुड़ के एक एक्स्ट्रा पावर है, एक एक्स्ट्रा हेड हो जाएगा। ठीक है क्या?
और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर आर माइनस वन मतलब एक कम होगा या एक ज्यादा होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका एक दूसरी फॉर्म ये भी है कि इसमें एक ऐड हो गया तो यहाँ पे तो n प्लस वन ही आएगा, यहाँ पे बड़ा नंबर आता है तो यहाँ पे इस बार r प्लस वन आएगा। एक फॉर्म ये भी है इसकी, ये भी याद कर लेना, ठीक है। और दूसरी तो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। लेट मी राउट इन डिफरेंट पेज सो दैट यू गेट ए क्लियर पिक्चर। जस्ट ए सेकेंड, duplicate, okay, delete this part। जस्ट सेकेंड, ओके। हाँ तो मैंने क्या बोला कि एक थ्योरम 6 तो इस फॉर्म में है, इसको इस तरह याद करते हैं कि ये दोनों सेम, इसमें एक ऐड कर लो और इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। और इन दोनों में एक का डिफरेंस रहेगा। देखो अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 5 होगा, एक का डिफरेंस होगा, राइट। एक कम या ज्यादा होगा और यहाँ पे बड़े वाला नंबर लेना है। इस तरह से याद कर लो कि यहाँ पे बड़े नंबर लेना है। तो इसको देखो इस फॉर्म में भी दे सकता हूँ मैं, एन सी आर प्लस, अभी भी देखो एक का ही डिफरेंस है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक ऐड होगा और नीचे बड़ा नंबर आएगा। तो कभी कभी इस फॉर्म में भी आती है, इसको याद कर लिया, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको मैं आपको 10 तरीके से लिख के दिखा सकता हूँ कि एन सी आर प्लस टू, एन सी आर प्लस थ्री। मैंने बोला ना एक का डिफरेंस होगा, एक ज्यादा होगा या एक कम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ज्यादा है कम। तो यहाँ पे एन में एक पावर ऐड होगी और नीचे बड़ा नंबर आएगा, तो बड़ा नंबर क्या है, आर प्लस थ्री। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन फॉर्म तो ये यही है। उसको याद रखो और इसको याद रखो, दो को याद रखो बस, इससे ज्यादा रखना कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यही है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल आएंगे। प्रूफ प्रूफ करने को आएगा, थ्योरम 6 ही प्रूफ करने को आ सकती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, डेट्स इट। फॉर्मूला याद रखो एनसीआर का, एलसीएम वगैरह लेना सीखो, फैक्टोरियल सेम बनाओ, सेम लॉजिक, ठीक है। यही है, इतना ही करते हैं। कॉम्बिनेशन करो। अब क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम, वो हम करेंगे शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में मैं सारे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए डाल दूंगा, वो आप देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अगले लेक्चर में देखेंगे। अब कॉम्बिनेशन खत्म, फिर मैं क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले क्लास 12 के जितने बच्चे देखेंगे वो कॉम्बिनेशन जरूर देख लें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, वो मैं लेके आ रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि मैं पी यूज नहीं करूंगा, कॉम्बिनेशन यूज नहीं करूंगा, सिर्फ एनसीआर के फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन से उससे करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, थैंक यू।